बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त जारी है उसमें एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुज़म्मिल अली खान। ड्रम रोल होना चाहिए था वैसे तो। एनीवे आयशा, आपको लगता है कि ये रमज़ान बहुत ट्विस्ट से भरा हुआ था? अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो खित्ते के अंदर जो कुछ चलता रहा, जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी विच वाज नॉट सो अनएक्सपेक्टेड, वो हो गई, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी हुए हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके असरात जो पूरे खित्ते पर, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उस पर जो आ रहे हैं ना, उसने थोड़ा परेशान भी किया है लोगों को। थोड़ा नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं अच्छा खासा परेशान किया, क्योंकि इस जंग की वजह से हुआ क्या है, जो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है उसके अंदर 55 रुपए फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए खत्ते के बाकी ममालिक के साथ, जैसे इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ या दीगर कंट्रीज़ के साथ, तो जनाब ये पता चला कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो चुकी है प्राइस बाकी खत्तों की निस्बत। अच्छा, इन की वजह से तमाम मसनूआत जो आपके लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने की हैं, चाहे वो एडिबल, नॉन एडिबल, वेरेबल, वॉट एवर पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग हैज़ गॉन अप इन प्राइस। और मुल्क में जो पेट्रोल है वो 321 रुपये और 17 पैसे तक चढ़ चुका है। डीज़ल भी 300 रुपये पे क्रॉस कर चुका है। और आप डीजल और पेट्रोल की कीमतों को देखें तो एक दफ़ा पहले हम फेस कर चुके हैं। मैंने आउट ऑन द स्ट्रीट्स आई हैड अ चांस टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो इन्वॉल्व है बिजनेसेस में, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चीज़ से। तो उन्होंने कहा जी एक दफ़ा पहले भी हम 350 का पेट्रोल ख़रीद चुके हैं, तो इशू इतना बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी है, बिकॉज इफ इट लिंगर्स ऑन तो ये चीज़ें आगे की तरफ तो बढ़ती चली जाएंगी। हमें उस वो बाइक के मालिक से पूछना चाहिए जो अपनी बाइक के अंदर 100-200 का पेट्रोल डलवा के रोज़ाना ऑफिस जाता है, उसकी ज़िंदगी पर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ा है। बट अगेन, जो हमने सबसे पहले बात की 2 से 3 रोज़ पहले जब इसकी कीमतें बढ़ी थी कि ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बारह जी, अगर हम डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान में कीमत देखें ना, तो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत बनती है $1.15 फ़ी लीटर। भारत की बात करें तो वहाँ पर कीमत बनती है तकरीबन $1.03 के बराबर। हम श्रीलंका की बात करें तो पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर बनती है 94 सेंट, और बांग्लादेश में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 95 सेंट के करीब है। विच मीन्स ऐसे कौन से मेजर्स जो हैं वो पाकिस्तान ने देखते हुए इस कीमत को बढ़ाया है, ये ज़रा समझने की हम कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम दिस पार्ट गेट्स वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज द क्वेश्चंस दैट कम अप इन आवर माइंड्स, वो जो सवालात हमारे दिमाग में आते हैं और आपके भी दिमाग में आते हैं, वो होते हैं ऐसे कि वो हिटिंग द नेल ऑन द हेड वाली बात होती है। तो उनके जवाबात जो हैं वो अक्सर औकात काफ़ी मुश्किल होते हैं, बट वी आर इन लक टुडे। हाँ, हमारे साथ क्योंकि मौजूद है एक्सपर्ट जो हमें अच्छे तरीके से समझाएंगे, और ऐसी ऐसी एनालॉजीज वो इस्तेमाल करते हैं ना कि जो बिल्कुल इलिटरेट बंदा ना इस मामले में हमारी तरह वो भी समझ जाता है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मईशत हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं सारी सिचुएशन को कि हमें कितनी ज़्यादा मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब ज़रा समझाइए थोड़ा सा। अगेन ये एक्सपेक्टेड था, हम जानते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, बट 55 रुपए तक बढ़ जाना आपने एक्सपेक्ट किया था? ये देखिए, एक इकोनॉमिक शॉक है जो दुनिया को लगा है, एक ऑयल प्राइस का शॉक है, एक क्वांटिटी का शॉक है। ये 1970-73 के बाद सबसे बड़ा ऑयल प्राइस शॉक है जो दुनिया ने लिया है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट दैट वे। अब तेल की कीमत $70 ब्रेंट थी जब ये नहीं हुआ था, आज ऊपर $119 को टेस्ट करके आया है। पाकिस्तान में जो कीमत है वो 15 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान जो प्लैट सिंगापुर का होता है उसको लेके एक तय की जाती है। अथॉरिटीज ने ये समझा, हालांकि ये 15 दिन की कीमत मुहित थी, कि इतना बड़ा शॉक है और डिमांड एकदम बढ़ गई है। लोगों ने अपने होर्डिंग भी शुरू कर दी है कि ये कीमत बढ़ेगी 15 मार्च को, तो लोग तेल बेच नहीं रहे और लोगों ने खरीदना भी ज्यादा शुरू कर दिया है, सो दैट दे कैन फिल देयर कार्स एट द चीपर प्राइस। सो प्राइस की एक एडजस्टमेंट की गई। उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर पेट्रोल की 105 रुपए तक गई है, शायद नीचे 85 रुपए थी, तो वो ना बढ़ाते, किया जा सकता है आर्ग्यू। पर इसी तरह जो डीजल पे थी उसको थोड़ा कम किया गया है सो दैट डीजल को उतना ना बढ़ाना पड़े। बट ये भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि ये ज्यादा बेनिफिट तो ऑयल मार्केटिंग या ऑयल कंपनीज को ही गया है, क्योंकि तेल की जो कीमत है वो तो तय 15 और 28 फरवरी के दरमियान की हुई थी, क्योंकि वही तेल मार्केट में बिक रहा है।
जो रिप्लेनिश हो रहा है उसकी तो नई कीमत तय होनी थी। Yes. सो कंसिडरिंग ऑल दैट हुकूमत ने प्राइस सिग्नल तो कर दिया। अब आई थिंक स्टैगर भी किया जा सकता था, ये ऑप्शन था। जो असल काम करने वाला था वो था कि डिमांड मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जाती, जिसका मतलब है कि इसका बोझ कैसे ना शिफ्ट होता आयशा पे या मुजम्मिल पे। और उसका मतलब ये था कि आप फॉर एग्जांपल वर्किंग हैबिट्स पाकिस्तान में अगर लोगों की तब्दील कर देते। ये मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारी तरह के मुल्क है ना, ये समझते हैं कि प्राइस चेंज इज द ओनली चेंज यू कैन डू, और ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है और ये एक मुश्किल फैसला होता है जो हम करते हैं। ये मैं बहुत से डेवलपिंग वर्ल्ड में देखता हूँ कि वो इस इस्तिलाह में फंस जाते हैं। हालांकि असल काम इस वक्त जो करने वाला था वो था कि जैसे आप वर्क पैटर्न को चेंज कर देते, 5 from 4 days पे चले जाते, तो मुजम्मिल ने जो 5वें दिन आना था वो आते ही ना। अगर वो आते ही ना दफ्तर, तो अगर कीमत बढ़ भी जाती और प्राइस पास थ्रू हो भी जाता तो उन पे तो इफेक्ट ना आता। प्लस क्या होता, प्लस वो डीजल या अपनी गाड़ी का पेट्रोल या मोटर बाइक का पेट्रोल कम इस्तेमाल करते, वो भी सेव हो जाता। प्लस क्या सेव हो जाता, जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल ना मंगाना पड़ता, हमारे डॉलर भी बच जाते। अच्छा सर, पर्सपेक्टिव तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप लेके आ रहे हैं कि सिर्फ प्राइस को जो है हम सोचते हैं, और जाहिर बात है वी बोथ जस्ट लर्न कि सिर्फ प्राइस ही नहीं होती, और भी काफ़ी सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। दीज एग्जांपल्स दैट आयशा वाज कोटिंग व्हाइल गिविंग इन योर इंट्रोडक्शन, कि आप ये जो एग्जांपल्स देते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की होती हैं। ज़िंदगी के बाकी पार्ट्स में भी एग्जांपल्स यूज़ करते हैं आप? हर वक्त यूज करते हैं, क्योंकि यही तो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप इकोनॉमिस्ट तो अच्छे हो सकते हैं, पर जब आप उसको अप्लाई ना कर सके तो फिर फायदा क्या है। मसलन मैं एक एग्जांपल कम्युनिकेशन की कोट किया करता हूँ। रमजान का महीना है, थोड़ी लाइटें गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन हुआ हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, और मुझे इसका बड़ा एडवांटेज है, हमेशा हमारी तरह की इकोनॉमी थी। तो उनके जो वजीर आजम थे वो टीवी पे आते थे 8 बजे, और वो कहते थे मुजम्मिल के मैं 5 वेजिटेबल्स खाई हैं, मैंने 3 खाई हैं फ्रूट्स खाई हैं, और मैंने 5 किलोमीटर वॉक किए हैं। अब आप सोचेंगे वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि उनके जो 2 करोड़ की आवाम है ना, वो डिपेंडेंट है हेल्थ केयर पे, गवर्नमेंट पे, बिकॉज वो बिल्कुल फ्री है उनके लिए। सो दे डोंट वांट देयर पीपल टू गेट सिक। अच्छा सर, एक छोटा सा पार्ट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो कि इन दोनों ममालिक ने एक डिफर्ड अमाउंट को ऑयल के ज़ुमरे में जो कि है ऑयल के पार्ट में सेटल करने का सोचा है। तो ये जो ईज़ ऑफ बिजनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी रियलिटी क्या है पाकिस्तान के लिए? इसकी रियलिटी है मुजम्मिल, 2016, 17, 15, 14 जब मैं सरकार के साथ था, हम बार बार यही फैसिलिटी $100 मिलियन की ले लेते थे। इसका मतलब ये होता था कि तेल आज लिया है, इसकी पेमेंट अगले साल करेंगे। ये कुवैत से भी मेरा ख्याल है हमने ली थी। ये एक रिकरेंट चीज़ है जो हम लेते रहते हैं जब भी मुश्किल आती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे जब भी प्रेशर नहीं चाहते कि फॉरेन पेमेंट ना करनी हो, तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर आई हैव टू अगेन कम बैक कि जो आपके हाथ में है वो तो कर गुजरे ना। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज बंद कर दें, क्यों बंद कर दें? क्योंकि जो जून जुलाई की छुट्टियां हैं वो स्प्रिंग हॉलीडेज करके आज ले लें, सो कार पूलिंग हो जाएगी, वो कर लें। जो कोटास फिक्स किए हुए हैं, मीनिंग कि मोबिलिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 वर्क फ्रॉम होम के अलावा जो मैं कहता हूं करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। आपकी स्ट्रीट पे 5 लाइटें हैं मुजम्मिल, उनमें से रात को 2 बंद कर दें, 3 चलने दें। क्यों? क्योंकि जब रात को हम रैंप अप करते हैं पीक डिमांड को मीट करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल से मीट हो रही होती है। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हमने कोविड में, पाकिस्तान वाज अ स्टार, आई रिमेंबर वी वर रियली, द वर्ल्ड यूज्ड टू लुक टू अस। यही मेजर्स थे जो हम लिया करते थे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू रिमेंबर डॉक्टर साहब के जिस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ है उस वक्त बात भी की गई थी, और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बुलाई थी कि जनाब के कुछ इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद थे तो फिर गवर्नमेंट ने ये वाला फैसला क्यों लिया कि कीमत फ़ौरन बढ़ा दी जाए? उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन अमीर है कौन गरीब है, सभी उसकी जो है ना लपेट में आ जाएंगे। हालांकि डिफरेंट मेजर्स दिए जा सकते थे। व्हाई डू यू थिंक गवर्नमेंट ने क्यों फैसला लिया ये वाला? क्योंकि आई थिंक जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल में जो पॉलिसी एनालिसिस है वो उस तरह नहीं करता कि वो इतने फैक्ट्स पे बेस करके, और वो ये समझता है डेवलपिंग वर्ल्ड इन जनरल कि हम ये करेंगे तो पैनिक हो जाएगा। पैनिक एक्चुअली इस तरह होगा कि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि हमारे पास वाकई ऑयल रिजर्व्स कितने दिन के हैं,
Now that is the most important communication, right, Aisha? कितने दिन You के? need to tell people, you need to come clean. अगर 28 दिन के थे तो मेरा मॉडल ये होना चाहिए था कि मैं इनको 40 दिन पे मुहित क्यों करूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि ये 4 से 6 हफ्ते की जंग है। थोड़ी देर के लिए मैं बात मान लेता हूं उनकी, लेट से जो जहां से कॉन्फ्लिक्ट चला था उनकी बात मान। सो मुझे स्ट्रेच करना था कि मेरे 4 हफ्ते के रिजर्व 6 हफ्ते पे कैसे जाएंगे, सो दैट मैं इसको राइड आउट कर सकूं। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी टू राइट। हम ऑयल पे ही ट्रांसपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं, हम रेल से काम नहीं करते, ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान की। और हम स्ट्रेटेजिकली सारा मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ये भी एक कंफर्टेबल बात नहीं है। ये सारी चीजें तब्दील होनी है। फिर जो तब्दील होना है, हम इंडिजिनस की बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ये भी तब्दील होना है। अच्छा, एक चीज कंफर्म कीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त कम रह गया हमारे पास। मैं चाहूँगी इस पॉइंट पर भी आपको कमेंट में ज़रूर ले लूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक जोग्राफियाई लिहाज से अगर हम देखें ऐसी पोजीशन पर है राइट नाउ कि हमारी एक तरफ जंग अफगानिस्तान से भी चल रही है, इंडिया भी दूसरी तरफ हमारे मौजूद है, एंड देन ईरान की सिचुएशन भी हमारे सामने है। और ये वाला ख़तरा भी हमेशा से मौजूद रहता है कि भाई ईरान के बाद अगला नंबर जो है ना, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ना आ जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को इंगेज करके रखा हुआ है। तो फ्यूल प्राइसेस को इस तरह से एडजस्ट करना या इतनी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ा देना, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की आप बात कर रहे थे, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या उसके लिए भी बचा के रखा गया है? क्या इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई जिसको ज़रूरत है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले फिलहाल, बाकी तमाम लोग घर बैठे, क्योंकि मुल्क को या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी इसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये एक सिग्नल है, ये बात सही है आपकी। जो जेट फ्यूल है जो वहाँ यूज होता है, ऑब्वियसली उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में इंश्योर होंगे कि वो मेंटेन हो। हमने इंडिया के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, दोनों में प्रूव किया है कि वी आर सुपीरियर इन आवर डिफेंस कैपेबिलिटी एंड एनी एग्रेशन विल बी मेट फेरोशियसली, और हम उसको मीट करेंगे। ये बातें सब अपनी जगह है। असल बात ये है कि ये जो इकोनॉमी है, इसकी जो तंजीम नौ है, ये बड़ी ज़रूरी हो गई है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उसमें कर सकें। डिफेंस तो हम प्रूव कर चुके हैं, इंडिया के साथ 10 मई हो, अफगानिस्तान की एग्रेशन हो, बॉर्डर्स को सील करना हो, ये सब काम आई थिंक वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। बट असल बात आके रुकती तो इकोनॉमी पे है, बिकॉज इकोनॉमी को ही बिल्ड करना है। पाकिस्तान के कुछ और चैनल्स, रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों भी जो हैं ऑब्वियसली अंडर प्रेशर आ जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे इकोनॉमी स्लो होती है तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी रेमिटेंसेस कम आए। ये सब चीजें जो हैं, इसके फ्रेमवर्क्स, एक्सपेंडिचर कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स हुकूमत को जरूर बनाने चाहिए। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज बना रही होंगी। और ये जो डिमांड मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क हैं, और रेड सी से लेना थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये चीज अभी 4-6 हफ्ते चल सकती है, और जब रैंप अप भी होगा तो इट विल टेक टाइम। बट और कोई मार्केट हमारे पाकिस्तान के लिए हो सकती है, लाइक रशिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया भी रशिया की तरफ उसने रुख किया जब उसको ज़रूरत पड़ी, तो या फिर क्या हम ईरान की तरफ जा सकते हैं सैंक्शंस के बावजूद? जी, ये बात दुरुस्त है आपकी कि हम रशिया से भी बात कर सकते हैं, जब इंडिया को अलाउंस है तो हमें क्यों नहीं है। बट चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं कर सके, हमने पहले भी किया है, हमने एक आध शिप वहां से लिया था। अगर उनका क्रूड इस्तेमाल हो सकता है, हमारे यहाँ रिफाइन हो सकता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आई मीन वी कैन टेक दैट कॉल। और ये डॉक्टर साहब, आपका कैंडिड इंसाइट इस पूरे मैटर के अंदर जो है कि हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल बेहतरीन। और हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी जो है उसके ऊपर भी आपका कमेंट बहुत ज़बरदस्त। और हमारे सोशल मीडिया पे अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि जिनका जवाब हमारे पास भी नहीं होता, और आप जैसे एक्सपर्ट्स आके हमें देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड प्रोवाइडिंग अस इनसाइट इनटू द मैटर। इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और दूसरी तरफ होती है मुलाकात। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एंड जिस डिस्कशन के अंदर हम लोग जाने लगे हैं, वो डिस्कशन ऐसी है कि जो रेलेवेंट है आज हम सब की ज़िंदगी के साथ, हमारे कारोबार के साथ, आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ, एंड एट द सेम टाइम उन करोड़ों लोगों के साथ जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं। वाई? बिकॉज द वर्ल्ड इज़ इन पेरिल ऑन दिस साइड ऑफ द ग्लोब, एंड वी हैव विद अस टू टॉक अबाउट दिस आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई, जो अब उनकी जगह ले रहे हैं एज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और ईरान के कई मसाइल जो अब हमारे तक बिजनेस की शक्ल में आ रहे हैं। हमारे पास इस टाइम पे डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। और रमज़ान के दिनों में ही जब इतनी भौचाली सिचुएशन है, तो दुआ ये है कि इस भौचाली सिचुएशन में उम्मत मुसलमा उन पर जो इस वक्त जितनी भी मुसीबत आई हुई है उसका जल्दी अल्लाह ताला को इफाका करे।
इलाही आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, चेंज इन कमांड ईरान के अंदर, मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और लग ऐसा रहा है, जितनी इत्तलात अभी तक आ रही हैं, कि वो मज़ीद जो है ना रूथलेस हो सकते हैं अटैक्स के अंदर ईरान की तरफ से जो किए जा रहे हैं, क्योंकि जब से उनका नाम सामने आया है तब से ईरान ने थोड़े अटैक्स बढ़ाए भी हैं और इत्तलात आ रही हैं कि इजराइल में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी में तब्दीली हो सकती है मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान में या नहीं? नहीं, देखिए, बड़ी कुदरती सी बात है, एक तसलसल है इमामत का और सुप्रीम लीडर का। जिस माइंडसेट के उनके वालिद मोहतरम थे, जाहिर है उसी माइंडसेट के, बल्कि उसी माइंडसेट के ही ज्यादातर अफराद हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है वहाँ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो जब उनकी पूरे खिते में और उनके पूरे मुल्क पर आग के शोले भड़क रहे हैं, तो फिर उसमें नरमी का तो कहाँ से सवाल पैदा होता है। ज़ाहिर है मजीद सख्ती आएगी और ईरान के पास जितने अभी वसाइल हैं वो सारे, क्योंकि ईरान को तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है ईरान का, तो ईरान तो उन वसाइल को इस्तेमाल करेगा, लेकिन ईरान अब भी बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है और वो प्रोलॉन्ग भी करेगा इसको, लेकिन साथ साथ ईरान बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने इंटरनेशनल पैरामीटर्स को भी बरूए कार लाके हमले कर रहा है। मिसाल के तौर पर आज सुबह को, बल्कि इस पे मैंने आर्टिकल भी सुबह को एक शाया कर दिया था, जब तेहरान की खबर आई कि तेहरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है, तो उस वक्त एक कॉमन सेंस की बात थी। मैंने जब मजमून लिखा उसमें मैंने डाल दिया कि अब अगले हमले गल्फ कंट्रीज में ऑयल तनसीबात पर होंगे, ईरान करेगा, और वही हुआ 3 और साथ में डीसैलिनेशन प्लांट। इनफैक्ट टू मी डीसैलिनेशन प्लांट अटैक इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलेगा लोगों को। गल्फ तो पूरा जिंदा है समुद्र के पानी को साफ करके पीने का, जिसे डीसैलिनेशन प्लांट कहते हैं। तो आज बहरीन में उन्होंने ये कर दिया ईरान ने, क्योंकि ईरान पर पहले ये हमला हुआ और उनकी दोनों तनसीबात पर, पानी के और ऑयल के, अब बहरीन पर हो गया। जाहिर है ईरान अभी अपना तसलसल जारी रखेगा। जो बेसेस हैं अमेरिका के, उन पर हमला करने का मकसद ईरान का जो हम लोग समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो कि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज पे जो हमले हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके अंदर वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें से टकर कार्लसन बीइंग वन, जो पॉपुलर जर्नलिस्ट्स में से, उन्होंने कोट किया है कि इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जो फेक बॉम्ब्स प्लांट करने या अटैक्स करवाने में इस तरह की इंस्टॉलेशंस पे जिम्मेदार थे। इस लाइट में अगर देखा जाए तो पार्ट 1, क्या हम लोग फेक हमले एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इजराइल करेगा टू टर्न दीज कंट्रीज अगेंस्ट ईरान, टू डिस्टेबलाइज ईरान इवन फर्दर? और पार्ट 2, कि क्या मुश्तबा खामनाई साहब को एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पॉलिसी निशाना बनाया जा सकता है अमेरिका, और विच अमेरिका हैज़ बीन लाउड एंड क्लियर अबाउट इट, बट व्हाट्स द नियर फ्यूचर इन दिस लाइट? नहीं, अमेरिका तो किसी लिहाज से कोई भी मौका नहीं जाने देगा। उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि उनके जो भी रहनुमा आएंगे, और मुश्तबा को तो आई डोंट लाइक हिम, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हम न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो अभी नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी हिफाजत कम अज कम अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर तरीके से की जाएगी बंकर्स वगैरह के साथ, क्योंकि वो तो जैसे उनको पहला मौका मिलेगा, जिस लम्हे मिलेगा, तो वो तो असैसिनेट करेंगे उसको। पहला तो ये रहा, लेकिन वो बात ये है कि ईरानियन बड़ी रिजिलियंट कौम है और ये तसलसल जो है उनका जारी रहेगा। पहले दिन जब सुप्रीम लीडर को शहादत मिली तो उसके साथ 49 के करीब दूसरे भी तो लीडर्स फना हुए, लेकिन उसके बाद सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या उनकी फौज हो या उनकी पुलिस हो या उनके बाकी इदारे हो, सारे के सारे काम कर रहे हैं और फाल हैं। तो लिहाजा ईरान का ये ही तो गलत फहमी थी, यही तो मिस कैलकुलेशन था अमेरिका को कि बस पहले जैसे ही सुप्रीम लीडर को शहादत मिली, सारे के सारे जो अपोजिशन जिन्होंने निकाले थे जुलूस जलसे वो आ जाएंगे, हुकूमत संभाल लेंगे। तो ये एक मिस कैलकुलेशन उनकी थी, और अब भी उसके बाद भी नेतन्याहू भी यही बात करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करते रहे कि मिस कैलकुलेशन के बावजूद डॉक्टर जमील, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान भी तो उठाना पड़ा है। कितने 1300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भी है। मेरा सवाल ये है कि ईरान अब ये जो अटैक कर रहा है खलीजी रियासतों के ऊपर, चाहे वो अमेरिकन बेसिस को ही फोकस करके निशाना बना रहा है, और वो पहले भी कह चुके हैं कि हम नहीं चाहते कि हम अपनी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको निशाना बनाएं, बट वो मजबूर हैं।
ऑब्जेक्टिव आपको क्या नज़र आ रहा है ईरान का? अब खलीजी रियासतों पर अटैक करके क्या वो सिर्फ प्रेशराइज करना चाहता है अमेरिका को, या फिर इसके अलावा भी उनका कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? चलिए, जो बात मंजर आम पर है और आ चुकी है, सुप्रीम लीडर अपने जब हयात थे शहादत से पहले, तो उन्होंने एक ऑपरेशन मैडमैन जिसका नाम दिया था और उसको अप्रूवल दी थी। उसमें ये सारी चीजें थी कि अगर हम पर अटैक आया तो हम अमेरिकन बेसिस को भी, मैडमैन इसलिए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका इशारा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके से हम तमाम के तमाम जितने भी बेसिस हैं उन पर निशाना बनाएंगे। उसके स्ट्रेटेजिक मफाद क्या है, ज़ाहिर उनके जो फौज है, उनके जो पासदारान हैं, उन्होंने सारों ने मिलकर बनाया ना, तो उनके क्या मकासद हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन क्या हो सकता है। नंबर वन कि उधर से जहां से उनके ऊपर हमला हो रहा है, उन बेसिस को इस्तेमाल तो बहरहाल किया जा रहा है। वो बेसिस में अमेरिकन साजो सामान और सारी चीजें हैं। उन बेसिस की वजह से अमेरिका इस पूरे खित्ते में कायम दायम है। एक दूसरे को इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना पूरा, तो फिर उस लिहाज से वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं कि भाई वहां से भागे ये लोग। और अच्छा, दूसरा इसका इससे बड़ा मामला वो ये है, क्योंकि मैं तो उन इलाकों में, उन कंट्रीज में सफीर रहा हूँ, वो दूसरा मामला ये है कि ईरानियन की कैलकुलेशन में, जो मैं भी समझता हूँ कि किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, कि वहां की आबादी, आपने देखा कि बहरीन पर हमला हुआ है बेस पर, लोग जुलूस खुशियां मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये तो फुटेज ज़ाहिर टीवी वगैरह पे तो नहीं दिखलाई गई, लेकिन ऐसे फुटेज मौजूद हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं। तो लोग, वहां की जो आम अवाम है, वो फिर मुतनफर होकर कहीं अरब स्प्रिंग वाला मामला दोबारा शुरू ना हो जाए। दूसरा इसका मामला ये है अरब कंट्रीज में। अच्छा सर, एक चीज क्लियर करते चलें आप, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, बट बिकॉज टाइम भी हमें वो रखना होता है। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो पूरी दुनिया इस वक्त पूछ रही है, हाउ क्लोज आर वी टू अमेरिका और इजराइल ड्रॉपिंग अ न्यूक ऑन ईरान? बिकॉज हम जानते हैं मैडमैन जिस तरह से उन्होंने रखा है, तो हाउ क्लोज आर वी टू दैट? You have touched upon a very, very significant and important point. I think this needs to be addressed, and I'll try and quickly I'll try and describe that. Yes, the more you prolong this war, the more America and Israel feel that they are just at the losing end, and Iranian is not being subdued. तो ऐसी सूरत में जाहिर है वो न्यूक को इस्तेमाल, और ये कह चुके हैं। आप और मैं ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारे बयान आपको मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसकी खतरनाक मिज़मरात तो देखें। ये जाहिर है ऑपरेशन मैडमैन का तो आपको बता ही दिया मैंने, और इजराइल में से आवाजें अभी तो नहीं, कई मरतबा आ चुकी हैं। ये तो छोटे से छोटा जो इम्पैक्ट है ना, मैं एक जल्दी से इसकी आपको प्रोफाइलिंग कर दूं कि 10 से 100 किलो टन का एक्सप्लोजन होता है छोटे में भी, और उसकी रेडिएशन फौरी तौर पर तो खैर इलाके में होती है, फिर 100 से 200 मील, और उसके बाद डिपेंड्स विंड की डायरेक्शन की वजह से। मुझे तो अपने ज़ाहिर वतन अजीज की तरफ अगर विंड हुई तो हमें भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल हम इस वक्त रोजा खोलने से पहले ऐसी टेक्निकल बातें करें और उसका ज़ाहिर है मज़मरात इतने खतरनाक हों तो लोग फिक्रमंद हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल हकीकत से इज्तनाब नहीं कर सकते। पानी जो है सॉइल कंटेमिनेट हो जाएगा, खाना कंटेमिनेट हो जाएगा। तो आपके सवाल का कंक्लूडिंग जवाब ये है कि इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, दुनिया इसको डिस्कस कर रही है। लिहाजा यस, हमें सी बात कहना कि वो मैडमैन उन्होंने नाम रखा था, बट वी नो ही इज एक्चुअली, जिस तरह से वो डिसीजन ले रहे होते हैं वो मैडमैन की तरह होते हैं, तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम दुआ ही कर सकते हैं आपसे। हमने एनालिसिस लिया, आपने अपना ऑनेस्ट एनालिसिस हमारे सामने रखा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। सब लोग जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, दुआ कीजिए कि सैनिटी प्रिवेल करे, लोग जो है ना वो सोचें बैठ कर के इंसानियत के लिए उनको थोड़ा सा रिफ्रेन भी करना पड़े, कहीं पर अपनी अनाएं मारनी भी पड़े, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो तो वो कर लें। उसके पीछे जो है ना वो रुके ना रहें कि उनकी ईगो कहीं पर हर्ट हो जाए। Because if this nuke is dropped, it will be dropped out of हमारा desperation. हमारा पड़ोसी है ईरान, हमारे ऊपर भी उसके असरात आ सकते हैं, खुदा ना खास्ता। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जरा ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। लज्जत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब वक्त आप समझ तो गए होंगे, अब आपको भी आइडिया भी हो गया होगा कि इस सेगमेंट के अंदर आकर हम आपको सिखाते हैं रिदा के थ्रू कि आप क्या क्या बना सकते हैं, अपने दस्तरखान के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज क्या बन रहा है, कुछ आइडिया है? वैसे आज देखते हैं, रिदा से जाके पूछते हैं डायरेक्टली, बिकॉज जस्ट कीप इट शॉर्ट कि बन क्या रहा है। तो रिदा, अस्सलाम वालेकुम, कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक फिट फाट माशाल्लाह। रमज़ान बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आगे जितने रह चुके हैं रमज़ान के दिन वो भी अच्छे ही गुजरें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप हमें बनाना सिखाती रहें। बताइए आज क्या बन रहा है? क्रीम बनानास बन रहे हैं, उसके साथ हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता, वो वाइट सॉस पास्ता होता है। वाइट सॉस पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। चलें देखते हैं, बिकॉज बनानास इन द मिक्स, तो आई गेस जो पोटेशियम की कमी पूरी होने को है वो हो जाएगी पूरी। शुरू करें जी। यहाँ पर लाइव बॉय आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले धोऊंगी हाथ, क्योंकि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ को हाथ लगाते हैं और हर चीज़ के अंदर जर्म्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त है, और इसकी खुशबू और इसके साथ साथ इसकी झाग। ये देखिए जी, एक ज़रा सा ही आप हाथ गीला करें और ये देखिए जी कम घुलता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपके हाथों को साफ़ करता है, जर्म्स से पाक करता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप कोई भी काम करने लगे तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी यहाँ पर अपने हाथों को साफ़ कर लिया। खुशबू इसकी बड़ी मज़े की है। वो एक पुराना वाला जो एक आता ना खुशबू का एक लुक, पहले इनकी जो आते थे रेड वाला, तो उस तरह की वो खुशबू आती है। चलें जी, हाथ हमारे साफ़ हो गए, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ ममता वहाँ डालडा। डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनस्पति का आप इस्तेमाल करें। बेहतरीन किस्म के आपको पता है खाने बनते हैं, इसलिए कि हर माँ का ये इंतखाब है। और अब तो डालडा लेकर आए आपके लिए 75 रुपीज़ की बचत के साथ। ईद से पहले आपको मिल रही है ईदी। तो यहाँ पर पहले चिकन को हम करेंगे फ्राई। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं यहाँ पर हम गार्लिक, और ये हम सॉस में भी डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको गार्लिक को फ्राई करेंगे और इसके अंदर डालेंगे चिकन, और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे चिकन रेडी हमारा होगा और फिर एक साइड पे हम इसकी जो सॉस है सॉस को तैयार करेंगे। ये देखें जी, चिकन हमने लिया है तकरीबन इसमें ½ kg के जितना, ठीक है। मैंने थोड़े से इसके पीसेस बड़े बड़े किए हैं, सही है, ताकि वो जब आप खाएं तो आपको हर बाइट के अंदर चिकन का पीस आए। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ताकि इसके अंदर भी टेस्ट आए, आपको टेस्टलेस ना लगे। यहाँ पर देखें ये ज़बरदस्त किस्म का चिकन का जो है ना क्यूब जो बने हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा पानी और इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये गल जाए। इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको कवर करना है और यहाँ पर हम रख देते हैं इसको साइड पे, ताकि इतनी देर में ये जो है गलता रहेगा। यहाँ पर हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। चिकन को यहाँ पे कवर करके रखेंगे। ये देखें जी। अच्छा, अब चलते हैं हम सॉस की तरफ। इसकी जो सॉस हमने वाइट सॉस बनानी है, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है, आप देख सकते हैं, नूरपुर का बटर क्रीम और इसके साथ मिल्क है। यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबलस्पून के इतना डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ ममता वहाँ डालडा। ये डाल देते हैं इसमें। अब बारी आई है, यहाँ पर हमारे पास है नूरपुर का बटर। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, और ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते की टेबल पे तो क्या बात है इसकी। हर नाश्ते का आगाज़ इसी से होता है। ये डाल देते हैं तकरीबन 100 ग्राम के जितना आप ले लीजिएगा। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मैदा, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के इतना हमें मैदा चाहिए। 1 और 1 हो गए 2, ठीक है। 1 और 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं, और 2 जब 2 हो जाते हैं फिर वो 11 हो जाते हैं, है ना, कहते हैं ना 1 और 1 11 फिर हो जाते हैं। चलेंगे, ये देखें जी, अब इसके अंदर खुशबू आने लगी। इसके अंदर जाएगा ऑनियन, प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा सा इसके साथ करते फ्राई। इसके अंदर जाएगा गार्लिक, गार्लिक को करेंगे, लहसुन को फ्राई, अच्छे से इसको करना है फ्राई, ठीक है। इसमें जाएगी काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नमक। थोड़ा कम करेंगे जी हाँ। अब इसके अंदर जाएगा 30 रुपीज़ की बचत के साथ
नूरपुर। ये देखें जी कितना गाढ़ा दूध है, ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन किस्म का नूरपुर का। चलिए इसको अब इस तरह से चम्मच चलाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी चीज़, हम चीज़ डाल देते हैं। मेरे पास है नूरपुर की चीज़, ये इसके अंदर पकती जाएगी और ये मेल्ट होती जाएगी। जब तक ये अच्छे से पकेगी फिर हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर क्रीम भी। तो नूरपुर की क्रीम, नूरपुर की चीज़, ये सब इसी में इस्तेमाल होगा। चलिए जी ये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब थोड़ा इसको पकाना है जब तक कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारा जो चिकन है वो हो रहा है रेडी। अच्छा, एक चीज़ अभी इसमें और भी डालें, चीज़ भी डाली है। ये देखें जी ज़बरदस्त आपको लग रही है ना इसकी सॉस। अब इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये भी हो जाए रेडी, और यहाँ पर हमारा चिकन है इसको भी थोड़ा ड्राई करना है। वैसे तो ये गल चुका होगा, ज़ाहिर है काफ़ी देर से रखा हुआ है। अब इसको भी हमने क्या करना है, इसी के अंदर डाल देना है। चिकन है, पास्ता है और क्रीम जाएगी। अब थोड़ा सा को हमें यहाँ पर ड्राई करना है, अच्छे से आपने इसको ड्राई करना है ताकि वो थोड़ा सा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। बिल्कुल मतलब इस तरह पानी के साथ नहीं डालेगा। तो यहाँ पर क्रीम जो है वो शामिल करनी है, तो इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा और मिल्क जाएगा, और यहाँ पर जा रही है, ये देखें जी हमारे पास नूरपुर की क्रीम, गाढ़ी मज़ेदार सी क्रीम भी जा रही है। ओह क्या रिच क्रीम है, क्या मज़े की क्रीम है। कुछ समझ मीठा ना आए, बस क्रीम निकालें, उसके अंदर शुगर डालें, फ्रूट डालें और जेली डालें, और मज़ेदार सा एक मीठा आप तैयार कर सकते हैं जो आपकी सहरी और अफ्तार के लिए दोनों ही मज़ेदार है। ये देखें जी यहाँ पर क्रीम भी डाल दी, और ये आप देखें क्या मज़ेदार सा गाढ़ा गाढ़ा इसका ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता तैयार किया हुआ। थोड़ा सा इसमें जाएगा मिल्क, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें चला जाएगा। चलेगा, ये हमने डाल दिया, इसमें मिल्क डाल दिया, और इसके अंदर जाएगा चिकन, और इसको हम कर देंगे बंद। ये देखें जी, ये देखें जी, वाह यम्मी। चलिए जी ये हो गया रेडी पूरा हमारा अल्फ्रेडो पास्ता, बेहतरीन किस्म का मज़ेदार सा। ये पता है बाज़ार में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। चले ये हमने कर दिया तैयार, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये रेडी हो चुका है, प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अच्छा जी, हम लेंगे एक पैन, ठीक है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम यहाँ पर करेंगे बनाना शुगर को कैरमलाइज, ठीक है। ये जाएगी इसमें शुगर, इसको थोड़ा सा हम करेंगे कैरमलाइज। जब तक इसका कलर आ रहा है तो हम कट कर लेते हैं यहाँ पर बनानास को, ठीक है। ये देखिए अच्छे थोड़े से ले लीजिएगा, सॉफ्ट, थोड़े सॉफ्ट वाले ना लीजिएगा, इस तरह के लीजिएगा, थोड़े हार्ड वाले अच्छे ख़ानदानी जो होते हैं ना, प्यारे प्यारे खूबसूरत वाले बनानास वो लीजिएगा, ठीक है। नरम वाले ना लीजिएगा, तो तभी आपको मीठे का मज़ा आएगा। बस इसका हो गया काम पूरा। इसको इस तरह से कट करेंगे थोड़े से पीसीज में, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज भी आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का भी बड़े मज़े का बनता है, अब उसको भी ले सकते हैं। चले जी ये देखिए जी हमारे बनानास थोड़े मोटे 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 हमने कट कर लिए। चले जी इसको हम कट कर लिए। आज बनानास कह रहे भाग भाग के जा रहे हैं, बस बिल्कुल एंड टाइम पे आपने कट करना है वरना काले पड़ जाते हैं, आपको पता है ना ये। चले जी ये हमारे बनानास कट हो गए, और अब चीनी जो है वो अच्छे से यहाँ पर होगी कैरमलाइज, ठीक है। ये देखिए जी पकने दो पकने दो पकने दो। चले जी अब इसको हम यहाँ पर चम्मच चलाएंगे और इसको चम्मच से घुमाएंगे, सही है। अब इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ फ्लेम ऑफ, और यहाँ पर हम लेंगे, हमारे पास है नूरपुर का बटर, ठीक है। नूरपुर का बटर ये देख लीजिएगा बेहतरीन किस्म का है, जिसका इस्तेमाल हर खाने के साथ साथ आप नाश्ते में भी कर सकते हैं, क्योंकि नाश्ते में तो आपको पता है ना बहुत ज़रूरी होता है। ये चला गया हमारा नूरपुर का बटर, ये देखें जी। चले जी ये हमने डाल दिया।
ये हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे बनाना, करते हैं चूल्हा बंद। ये अच्छे से यहाँ पर इसको कोट कर लीजिएगा। अब दोबारा से चूल्हा ऑन करते हैं ताकि ये जो है ना अच्छे से इसके अंदर सारा मिक्स डिज़ोल्व हो जाए। चलिए जी, ये हो गया। इसके अंदर जाएंगे थोड़े से बनानास और थोड़े से ड्राई फ्रूट और किशमिश। ये देखिए अब इसकी सॉस जो है रेडी होगी। अब इसको करते हैं बंद। हमारे पास है यहाँ पर नूरपुर की बेहतरीन किस्म की गाढ़ी मज़ेदार सी क्रीम चिकन मखनी हांडी बनाए, या फिर आप कोई बनाए मीठा, चाहे बनाए शाही टुकड़े या फिर बनाए आप इस तरह से कैरमलाइज बनाना। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से मैं इसके ऊपर ही पोर करती हूँ। कितनी मज़ेदार और कितनी गाढ़ी क्रीम है। ये देखिए अब आपको नज़र आ रही है कितनी अच्छी गाढ़ी क्रीम है। चलिए, मज़ा आ जाता है इसको तो बस खाने। हमारे यहाँ तो रोज़ फ्रूट चाट बनती है, क्रीम वाली बनती है। सारे फ्रूट्स को कटिंग किया, जेली को जमा लिया और उसके बाद बस ये क्रीम डाली और उसके बाद हम इसको बना लेते हैं। दूसरा पैकेट भी खोलेंगे। सही है, शुगर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बनाना हमने उसको कैरमलाइज किया उसमें ऑलरेडी शुगर है। चलें जी, क्रीम हमने इसमें डाल दी। ठीक है, इसको हल्का सा आपने इस तरह से कर लेना है। फैला दीजिएगा, यहाँ कॉर्नर तक भी कर दीजिएगा इस तरह से वॉल पे इसकी। चलें जी, ये मज़ेदार सी नूरपुर की क्रीम और क्रीम के ऊपर ये आए हैं कैरेमल बनाना। ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन किस्म का यहाँ पर आप देखें मज़ेदार सा ये मीठा हमारा रेडी हो गया है। इसको आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और इसके ऊपर थोड़ी सी हम ऊपर से भी पोर करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए कितनी मज़े की बनी है ना, और मीठा सिंपल और मज़ेदार। और उसके ऊपर खूब सारे यहाँ पर बादाम वगैरह, पिस्ते। मज़ा आ जाएगा आपको जब आप इसको खाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़े के। चलिए जी, ट्राई कीजिएगा। मैंने भी कहा चले सारे इसमें डाल देते हैं, हम क्यों बचत करें। अच्छा जी, अब बारी आई है यहाँ पर अल्फ्रेडो पास्ता को डिश आउट करने के लिए। मज़ेदार सा यहाँ पर क्रीम के साथ यहाँ पर चीज़, साथ में मिल्क, ये सब जो हमने इस्तेमाल किया था हमारे पास था यहाँ पर नूरपुर का मिल्क, क्रीम और क्रीम के साथ चीज़ भी हमने ली है। ये देखें जी, कितना मज़ेदार सा क्रीमी, इतना रिच और मज़ेदार। ये देखें जी, अल्फ्रेडो पास्ता। ये ऊपर चिकन वगैरह डाल दो ताकि नज़र आए कि हमने इसमें चिकन भी डाला था। और बाज़ार से तो लोग बहुत महंगा और वो टेस्ट ही नहीं आता जो आप घर में बनाते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो इस्तेमाल किए ना हमने नूरपुर की क्रीम, मिल्क और उसके साथ यहाँ पर हमने इसमें डाला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर। चलें जी, ये भी हो गया। इसके ऊपर डालूँगी अपना देसी हरा धनिया। चलें जी, ये हम डाल देते हैं थोड़ा सा उसके गार्निशिंग के लिए, फॉर गार्निशिंग। वाह वाह वाह, looks nutritious and tasty at the same time because nutrition और health जो है ना वो मुझे दो opposite directions लगती हैं। हर मज़ेदार खाना जो है ना वो कुछ खास healthy नहीं होता। लेकिन रिदा की खास बात यह है वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हैं कि ऐसा खाना बनाए जो न्यूट्रिशियस भी हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मज़े का almonds on भी the हो। top as well, हमारे पास almonds और fruits भी हैं। इसी के साथ एक अदद ब्रेक पे चलते हैं। हमारा इम्तहान लिया जा रहा है रमज़ान के अंदर इतनी मज़ेदार खाने दिखा के, और दूसरी साइड पे ब्रेक के होगी फिर मुलाकात। साथ रहिएगा। अस्सलाम रमज़ान, मेरा नाम है शाहसैन और आज मैं और डॉक्टर खुरम फिर आपके साथ आए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। और आज का हमारा टॉपिक एक चीज़ के बारे में जो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर है, और वो चीज़ें, वो एंटिटीज़ हैं स्टार्स। अब हम डॉक्टर खुरम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम। वालेकुम अस्सलाम शाहसैन। जो डॉक्टर खुरम, आप सबसे पहले हमें ये बताएं स्टार्स होते क्या हैं। अच्छा, स्टार्स गैस जाइंट्स होते हैं, लेकिन आज जो मेरे दिल में बात है, गैस जाइंट्स मतलब गैस से बने हुए गैस से बने हुए। कहते हैं कि ज़मीन पर जितने ज़र्रे हैं उससे ज़्यादा कायनात में सितारे हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे में तकरीबन 400 बिलियन स्टार्स हैं। 400 बिलियन? और इतनी ही बिलियन मिल्की वेज हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट मिल्की वेज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स।
लेकिन हैरत की बात यह कि आज हम उनके बारे में जिक्र ही नहीं करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज ये मौजू उठाया, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कुरान मजीद में पूरी सूरह नजम स्टार्स पर, और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने बार बार इंसानों को कहा है कि आसमान की और रात और दिन के आने जाने पे, इन सितारों पे तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। और मुझे लगता है आप इसीलिए आज ये टेलीस्कोप लाया। ये हमारे पास एक टेलीस्कोप है, इसे आप यूज़ करते हैं जो दूर दूर चीज़ें होती हैं उन्हें देखने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, दूर दूर चीज़ें, जैसे मून होता है, या अगर आपके पास कोई बहुत पावरफुल टेलीस्कोप हो तो आप उससे और प्लैनेट्स भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अपने 9 प्लैनेट्स को तो कम से कम इन इसी टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स क्या हुसैन, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। कैसे 8 प्लैनेट्स हैं? प्लूटो प्लैनेट नहीं है। आपका प्लूटो के खिलाफ कोई बायस है? प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है? क्योंकि हर प्लैनेट को एक प्लैनेट होने के लिए उसे 3 रूल्स होना जरूरी है। पहला रूल, उसे एक स्टार को ऑर्बिट करना होता है। ज़्यादातर प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्योंकि सन एक स्टार है। और दूसरा रूल, उनकी जो शेप होती है वो स्फीरिकल होनी चाहिए, मतलब एक सर्कल स्फीरिकल बॉल की तरह ऑलमोस्ट वैसी होनी चाहिए। और तीसरा, उन्हें अपने सराउंडिंग नेबरहुड में जो भी रॉक्स या मीटियोरॉइड्स हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें क्लियर करना होता है, उन्हें दूर करना होता है। और प्लूटो अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं करता, इसलिए वो प्लूटो नहीं है। इसलिए पहली दफा मैं जीता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है प्लूटो बहुत सैड हो गया होगा। क्योंकि हमने तो सुना था मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो, लेकिन अब हम प्लूटो नहीं बोला करेंगे। और आपको पता है कि अब प्लूटो क्या है? क्या है? अब प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। प्लूटो के साथ 5 या 6 और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो एक क्राइटेरिया मिस करते हैं एक नॉर्मल प्लैनेट होने के, तो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन जाता है। अच्छा शाह हुसैन, आपको पता है कि इसी ज़माने में ये भी माना जाता था, जब तक हम ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं करते थे, कि ज़मीन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। उसे जियोसेंट्रिक आइडिया ऑफ द यूनिवर्स कहते थे। मुझे वो कभी कभी गलत नहीं लगता। कदीम आदमी अपने लिहाज से सोचते थे, मीन जितनी उनकी अक्ल महदूद थी, मगर वो देखते थे क्योंकि हम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, सारी गुफ्तगू हमसे हो रही है, तो ये बहुत नार्सिसिस्टिक होते थे, हम ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं और सब कुछ हमारे गिर्द घूम रहा है। और देखो ना, हमें आज भी कॉमन आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन ज़मीन गिर रही है, जा रही है, सूरज भी कहीं जा रहा है, पूरा सोलर सिस्टम भी कहीं जा रहा है। और वो ऐसी जो हबल टेलीस्कोप्स हैं या जेम्स वेब टेलीस्कोप हैं, वो हमें देख कर ये बताती हैं। लेकिन अब पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सेंटर है वो सन है, और उसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। और बताओ उसे हीलियोसेंट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में सन को वर्ड हीलियोस के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसलिए उसे हीलियोसेंट्रिक कहते हैं। अच्छा, अब फिर आप मुझे बताओ कि सितारे चमकते क्यों हैं? ये ऐसे सवाल आते हैं जो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दोनों के लिए है ना। सितारा चमकते क्योंकि उनके पास लाइट होती है। जो मुझे लगता है जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि वो ब्लिंक क्यों करते हैं। अगर आपने सितारों को देखो तो वैसे ब्लिंक करते हैं, उनकी लाइट ज़्यादा होती है फिर कम हो जाती है। जैसे अगर एक लाइट फ्लिकर कर रही हो तो वो ब्लिंक करती है, और वो इसलिए ऐसे करती है क्योंकि जब लाइट हमारे पास ट्रैवल कर रही होती है तो क्योंकि वो स्पेस में वो एक सिंगुलर बीम में नहीं ट्रैवल करती, वो डिफरेंट रेज में ट्रैवल करती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, उससे चमकते हुए इसलिए आपको चमकते हैं। इसे हम बच्चों कहते हैं सितारे चमक रहे। सितारे हमसे इतने दूर हैं कि वो अगर स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार से भी वहां से रोशनी निकले, स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट स्पीड इन द यूनिवर्स, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं नापने के लिए 3 × 10⁻⁸, तब भी अगर वो सितारे से निकलेगी हम तक आते तक, तब भी उसे ना जाने कितनी देर लगानी पड़ेगी। इसलिए हमें कभी लाइट नजर आती है और इससे कभी नहीं आती। इसे आप यूज कर सकते हैं सिर्फ इमेजिन करने के लिए कि सितारे हमसे कितना दूर है। हाँ, और इसीलिए हम जो अपने विजिबल स्काई है रात को जब उसको देखते हैं तो हमें उसमें कुछ कॉन्स्टेलेशंस नजर आते हैं। आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, कुछ ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं कि सितारों के अंदर एक पूरी न्यू दुनिया, एक पूरी न्यू यूनिवर्स है। तो क्या ये बात सच है? किसी हद तक सच है। आप देखो कि अभी तक हम जिस प्लैनेट पे है, उस प्लैनेट का नाम अर्थ है, ज़मीन है, अभी तक तो हमसे वो ही नहीं एक्सप्लोर हो सका। आपको पता है अभी तक पूरी जो कायनात अल्लाह मियाँ ने बनाई है, जिसमें कई अरब मिल्की वेज हैं, सिर्फ 5% एक्सप्लोर की। और अभी हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वी हैव सो फॉरवर्ड लुकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और वो यूनिवर्स अभी एक्सपैंड हो रही है, वो ज्यादा बड़ी हो रही है। और हमें किस दिन इस पे भी बात करनी चाहिए, बिग बैंग पे, और क्या कायनात एक्सपैंड हो रही है। और अगर सिर्फ 5% यूनिवर्स है तो बाकी 95% कहाँ है? और हमें ये कैसे पता चलेगा हमें सिर्फ 5% के बारे में? मुझे नहीं लगता कि वो 100% है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रही है, वो ज्यादा बड़ी हो रही है, तो 100% से ऊपर ही जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें बच्चों को कोई ट्रिक देनी चाहिए कि आज वो शाम को, रात को, जब हमारी ट्रांसमिशन के बाद वो जाएं, तरावी पढ़ें, उसके बाद वो आसमान को देखें
कि अल्लाह मियाँ की कायनात का ज़्यादा बड़ा हिस्सा, अगर आप अल्लाह मियाँ पर ईमान रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो आप उस कायनात को देखेंगे जो अल्लाह ने इतनी बड़ी बनाई है जिसके बारे में हमें ख्याल और जब वो बच्चे वो सितारे देखेंगे उन्हें कॉन्स्टेलेशंस नजर आएंगे। अब आप हमें बता सकते हैं कॉन्स्टेलेशन होती है सितारों की एक खास किस्म का झुरमट जिसमें कुछ शेप्स और चीजें बनने लग जाएं, खास पैटर्न सितारों का। आपको पता है लाइट पोल्यूशन क्या होती है? लाइट पोल्यूशन वही पोल्यूशन है जिसकी वजह से अब सितारे नजर नहीं आते। पहले जैसे एक पुरानी साइट 12,000 साल पुरानी साइट टर्की में मिली, गोपेखली टपे, उससे नॉर्मली लोग पूरे पूरे आसमान को देख लेते थे, लेकिन आज शहरों में जब हम छत पर जाते हैं और ऊपर देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, धुआं, गर्द और रोशनियां जमीन पर इतनी ज्यादा है कि हमें दूर नहीं नजर आता। और पुराने जमानों में जो है इतनी रोशनियां होती भी नहीं थी, तो आप ज्यादा एक्सप्लोर करते थे आसमान को। आप ज्यादा तो अब हमारे साथ वही कंडीशन हो रही है कि जो सूरज है, जैसे आपको पता है ना सितारे कभी खत्म नहीं होते, वो तुम्हारे आसमान में होते हैं, लेकिन जब सूरज बाहर आता है तो उसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि सितारे नजर नहीं आते। और जब जैसे वो ढलता है, गरूब होता है, इफ्तारी का वक्त होता है, तो सितारे नजर आने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द की रोशनियों ने कर रखा है, जिसकी वजह से अब हमें सितारों की इतनी बड़ी कायनात नजर नहीं आती। अच्छा, आपको पता है कि सबसे छोटी कॉन्स्टेलेशन कौन सी है? नहीं, ये मेरे इल्म में। उसका नाम है क्रक्स। उसके अंदर सिर्फ 4 स्टार्स हैं और मुझे लगता है वो भी नेकेड आई से नजर आती होगी, यानी कि हम रात को जाएं तो नजर आएगी। लेकिन अब हम अपना रैप अप करते हैं इस दुआ के साथ। बस एक आखिरी बात, आपने अभी कहा ना कि सितारे खत्म नहीं होते, मगर सितारे मर जाते हैं। और आपको पता है जब सितारे मर जाते हैं तो फिर क्या होता है? ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल बनता है। हमारे व्यूअर्स के लिए एक बात कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है काइंड ऑफ, जो सितारे मरते हैं तो तब वो फॉर्म होता है, और कोई भी चीज जो उसके करीब आएगी वो उसके अंदर सक हो जाती है। इवन लाइट उससे एस्केप नहीं कर सकती, अगर लाइट उसके करीब आएगी तो उसके अंदर सक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। आखिर में मोहब्बत हमें उन जवानों से करनी है जो सितारों पे डालते हैं कमंद, इसीलिए हमारा आज का मौजूद है। ये एक बहुत खूबसूरत शेर इकबाल का। तो आज अपनी निगाहों को जमीन और इर्द गिर्द की चीजों से हटा के एक दफा आसमान पे भी करें। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की सितारों के बारे में, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मुझे लगता है आज के एपिसोड में हमने इतने ज्यादा टॉपिक्स डिस्कवर किए। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। और जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद रमज़ानुल मुबारक। हम सब जानते हैं कि सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्र का, ये हमदर्दी का, ये बाहमी ईसार का दर्स भी देता है। ये हमें ये भी बताता है कि आपने हौसला कैसे करना है, आपने कुर्बानी कैसे देनी है, आपने अपने जो इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनके तरफ हमारे जो फरीज़े बनते हैं, उनका जो हक़ है हमारे ऊपर, उनको किस तरह से अदा करना है। और उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में वैसे तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी को रोज़ा इफ्तार कराया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो भी ज़रा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या क्या जो है ना रूल्स मौजूद होते हैं। क्या घर के अंदर ले जाकर रोज़ा इफ्तार कराना इंपॉर्टेंट है या घर के बाहर भी करवाया जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुज़म्मिल आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बल्कि ये कन्फ्यूजन ज़रा मैं दूर करवाना चाहूँगी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कि जब रोज़े इफ्तार का वक्त करीब होने लगता है तो हम ट्रैफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, लोग बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। which is unsafe for themselves. उसमें फिर क्या करना चाहिए, या फिर शरीयत जो है हमारी क्या कहती है कि अगर आप बाहर मौजूद हैं तो वहीं पर रोज़ा खोलें या फिर तेज़ी उस वक्त की जा सकती है? तो ये लेकर सवालात हम चलते हैं मुफ्ती ज़ुबैर की तरफ। और नाज़रीन आप भी ख्याल रखा करें कि जल्दी करने में आप अपना नुकसान कर दें किसी और का, तो रोज़ा तो फिर आपका रोज़ा ना रहा। तो मुफ्ती साहब, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो रोज़ा इफ्तार करने का जो अजर और सवाब है उससे बिगिन करते हैं डिस्कशन को कि वो क्या है एक्चुअली। इस सिलसिले में ये बात जहन के अंदर रखें कि रोज़ा इफ्तार कराना गैर मामूली अजर व सवाब का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा तरगीब दी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत जो बैहक़ी के अंदर मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि रमज़ान से पहले खुतबा देते हुए मुसलमानों को मुतवज्जे करते हुए फरमाया कि तुम पर एक बहुत अजीम महीना आने वाला है। क़द अज़ल्लकुम अलैकुम शहरुन अज़ीम, एक बहुत अज़मत वाला महीना आने वाला है। उस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने से मुताल्लिक ये अजर व सवाब बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को चंद खजूरें और एक मग्गा या एक गिलास दूध का पिला दे तो कल क़यामत वाले दिन इस शख्स को मैं हौज़े कौसर से बदला आपाकत होगा।
अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा गैर मामूली अजर सवाब। फिर इसी तरीके से तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है, मन अफ़्तरा साइमन, जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराता है तो उसको रोज़ेदार के बराबर अजर सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत बैहक़ी के अंदर मौजूद है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अफ्तार कराने वाला और रोज़ा रखने वाला ये दोनों दर हकीकत अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की याद में शरीक हैं। तो कई सारी रिवायतों के अंदर रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराने का बहुत बड़ा अजर व सवाब बयान किया गया है। मुफ्ती साहब, रोज़ा इफ्तार करवाते वक्त कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे आदाब या तकाज़े हैं जिनका पूरा होना या ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है और उससे आपके सवाब में भी इजाफा हो जाता है? कराची शहर की अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर, चौरंगियों पर, चौकों पर, चौराहों पर रह गुजर और आने वाले मुसाफिरों के लिए रोजे के अफ्तार कराने का इंतजाम किया जाता है, जो कि मुस्तहसन है, मगर उसके लिए रोड ब्लॉक करना सही नहीं है और उसके लिए रोड को जाम कर देना ये बिल्कुल गलत तरीका है। होता ये है, देखने में ये आता है कि बाकायदा कई सारे लोग जो मोटरसाइकिल पर हैं, अपनी ज़ाती सवारियों, कारों, गाड़ियों पर हैं और उनका घर करीब होता है और वो इस कोशिश के अंदर होते हैं, उनकी ये चाहत और तमन्ना होती है कि वो अपने घर में जाकर के रोज़ा अफ्तार कराएं, मगर जगह जगह चौरंगियों पर रोज़ा अफ्तार कराने वालों ने रोड को इस तरीके से जाम कर दिया होता है और आने वाली मिनी बसें वो वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है, चुनांचे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, रास्ते कभी ब्लॉक नहीं करने चाहिए। मुफ्ती साहब, क्या रोज़ा घर में अफ्तार किया जाए, बाहर किया जाए, करवाना हो तो घर में करवाया जाए या बाहर करवाया जाए? अक्सर नौजवान रोज़ा घर पे अफ्तार करना चाहते हैं, करना पसंद भी करते हैं, इसके लिए जल्दी भी कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद ट्रैफिक के अंदर हम बड़ी वायलेशंस देखते हैं, बड़ी रैश ड्राइविंग देखते हैं, वक्त पे रोज़ा अफ्तार करने पहुँचना है। तो इसके लिए जो एक डेकोरम है, जो एक डिसिप्लिन है, हमारा मज़हब हमें उसमें किस तरह से बताते हैं अपने आप को कंडक्ट करना? ये बहुत अहम समाजी मसले की तरफ आपने मुतवज्जे किया है। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग कि जो ऐन रोज़ा की अफ्तारी के वक़्त में इस कदर जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं और कभी दाएं से बाएं से अपनी सवारियाँ, अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें लेकर के निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद और बाज़ औक़ात दूसरों को के लिए भी हादसात का सबब बन जाते हैं। मैं कराची में एक हड्डी के मशहूर डॉक्टर को जानता हूँ, उन्होंने खुद मुझसे बाकायदा राब्ता करके इस बात की फरमाइश की कि आप मीडिया पर बाकायदा इस बात पर मुतवज्जे करें कि सबसे ज़्यादा अफ्तारी के वक़्त में टांगें टूटने और मोटर बाइक से हादसा और एक्सीडेंट होने के वाक़यात पेश आते हैं और सबसे ज़्यादा ज़ख्मी और मुतासरीन इस टाइम पर हमारे पास हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वजह क्या होती है? जल्दबाजी। तो कभी जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। अगर रोज़े की अफ्तार के अंदर देर हो रही है तो रुक कर रोज़ा अफ्तार कर ले और अगर घर भी जाना है, वहाँ जाकर के अफ्तार करना है तो भी मुनासिब तरीक़ा ये है कि आराम से, सहूलत से इस अंदाज़ के अंदर जाएं कि ना खुद को अज़ियत पहुँचे ना दूसरों को अज़ियत पहुँचे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड हमेशा की तरह, रोज़ की तरह आज भी कुछ कन्फ्यूजन्स जो है ना उन्होंने वो दूर किए हैं कि हम अपनी इबादत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके जो है ना हम ज़्यादा उसको मौसर बना सकते हैं अपनी इबादत को। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। बहुत ही ये स्पेशल सेगमेंट है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिकॉज इट इज़ अबाउट एजुकेशन और स्पेशली वो तमाम बच्चे जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। कुछ नंबर्स हमारे सामने आए, हमने सोचा आपके साथ डिस्कस करें एंड उन इदारों के बारे में जो इन बच्चों की तालीम के लिए पाकिस्तान में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि हमारा फ्यूचर है, हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा हैं, उनको एजुकेटेड बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम आपके सामने रखेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। ऐसे इदारों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं और अगर हम कंपैरिजन करें इस खत्ते के दीगर ममालिक के साथ मुजम्मिल, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। इंडिया में ऑलमोस्ट 12 मिलियन है जो बाहर है। आप ये देखें ना कि हमारे पास सिर्फ एक प्लेन तो नहीं है लड़ने का। डॉक्टर खुर्रम इलाही ने कुछ दिन पहले बात कही थी कि इस चीज़ को पहले आप नॉर्मलाइज करें कि स्कूल स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन में से एक स्ट्रीम ज़रूर है। तो आज कुछ ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो इस रास्ते पे चले हैं कि जहां उन्होंने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन लोगों तक पहुंचाने का मिशन उठा लिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये तालीम को उस जगह तक लेके आ रहे हैं कि जहां तक पहले बच्चों को रसाई हासिल नहीं थी। और वो जो 2.5 करोड़ वाला एक नंबर है बच्चों का जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसको कम करेंगे। मगर
ये इदारा जो काम कर रहा है ये तालीम को इतना आम करेगा कि इंशाल्लाह ये जो बहरान है ये ख़त्म हो जाएगा, ये स्पेस, ये गैप जो है एजुकेशन की परेशान कुन सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो टेक्नोलॉजी के अंदर कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और फिर जब हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूलों से बाहर होना एक सवालिया निशान बनता है। तो ये इदारा है TTWF यानी कि टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन, जिसका क़याम तकरीबन हम कह सकते हैं कि 10 साल पहले अमल में आया था, और इसका मिशन जो है कि दुनिया भर में लिटरेसी को फ़रोग़ दिया जाए ताकि ह्यूमन पोटेंशियल जो है ना उसको बढ़ाया जा सके, और जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मुआशरे के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक पढ़े लिखी कौम के लिए। तो हमारे साथ आज मौजूद है जनाब TTWF के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स फ़रहान हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान साहब, कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? वालेकुम सलाम आयशा, वालेकुम सलाम मुजम्मिल, आप दोनों को रमज़ान का 19वां रोज़ा बहुत मुबारक, और बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें दावत दी आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइए ज़रा फरहान साहब, TTWF के बारे में किस तरह से ये काम करता है और कैसे इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल में होना चाहिए? जी, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि एजुकेशन क्राइसिस में 26 मिलियन बच्चे, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूलों में नहीं हैं। सिंध की प्रोविंस में ये नंबर कोई 60 लाख है, और इसका हल जो है वो कन्वेंशनल तरीकों से, यानी कि स्कूल बना के और टीचर सर्टिफाई करके, इस वक्त अब ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आज से 10 साल पहले कोई 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख बच्चे इस मुल्क में स्कूल के बाहर थे, और अगर हम इस मसले का हल नहीं तलाश करते तो अगले 10 साल में प्रोजेक्शन ये है कि 5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल रहेंगे। तो दिस इज ए फुल फ्लेजेड क्राइसिस। अच्छा सर, जब हम इतनी बड़ी अमाउंट, इतना बड़ा नंबर हम बच्चों का बात कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो इसके अंदर इट दिस पॉइंट्स एट अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ ट्रेन फैकल्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बिल्डिंग्स। तो इस चीज़ को किस तरह से मिटिगेट कर रहे हैं, किस तरह से टैकल कर रहे हैं इसको? जी मुजम्मिल, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये एक मल्टी सेक्टरल इशू है। पाकिस्तान में एजुकेशन का मसला जो है उस पे बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। उसमें हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, उसमें हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन है, सोशल वेल बीइंग है बच्चों की। मिसाल के तौर पे कि आप जानते हैं कि सिंध में अलोन 34% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि उनको खुराक पूरी तरह नहीं मिलती। तो आप सही कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में लाना का एक इशू जो है वो ये है कि इन बाकी मसाइल का भी हमने हल तलाश करना है। मगर हम टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन जो है लार्जली डिजिटल एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 4 ममालिक में काम कर रहे हैं। वो कि हम एक पाकिस्तानी अमेरिकन इदारा हैं, हम बांग्लादेश में, मलावी में, साउथ सूडान में और पाकिस्तान में बैक वक्त बच्चों को स्कूल में लेने की कोशिशों में इस वक्त गामजन हैं। वाह, और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हमारा भी शायद थोड़ा सा हिस्सा जो है ना आपको या आपके इदारे को इंट्रोड्यूस करवाने में, शायद उसमें हमें भी अल्लाह ताला थोड़ा सा सवाब दे दे। बहुत सारे सवालात हैं फरहान साहब आपसे। ये जो डिजिटल माइक्रो स्कूल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या है, ये किस तरह से ट्रेडिशनल स्कूल से मुख्तलिफ है, कोई डिफरेंट मॉडल है ये? जी बिल्कुल, ये एक फ़र्क मॉडल है। इसको अंग्रेजी में NFE कहा जाता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कि हम बच्चों को जो बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए हैं उनको ढूंढ के उनकी कम्युनिटीज़ में हम एक स्कूल बनाते हैं। ये स्कूल जो है इसको डिजिटल माइक्रो स्कूल कहते हैं। ये 1 कमरे का स्कूल होता है, लगभग ये 200 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट का एक कमरा होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं उसी कम्युनिटी में। उसी कम्युनिटी से हम 2 खवातीन को लेते हैं जो जिन्होंने कम से कम मैट्रिक या इंटर किया हुआ होता है, वो सर्टिफाइड टीचर्स नहीं होती, उनको हम फैसिलिटेटर कहते हैं। और उसी कम्युनिटी के घरानों में से हम लगभग 100 बच्चों को 4 शिफ्ट्स में, हर शिफ्ट में 25 बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में लाके उनको डिजिटल टैबलेट्स पर
तीन सबक जो है वो सिखाना शुरू करते हैं। वो है अंग्रेजी, उर्दू और हिसाब, यानी कि मैथमेटिक्स के 4 बेसिक फंक्शंस। तो ये हम 6 से 8 हफ्ते में एक स्कूल शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि कोई 10 स्टेप का एक प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और इन फैसिलिटेटर्स को इन स्कूलों में काम शुरू करवाने तक। अच्छा सर, 5 से 6 साल का बच्चा आपने कहा है कि 2 साल में जो कि है वो सीख सकता है चीज़ें और लर्न कर सकता है। अब जारी बात है, आप तो यू हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन एट द सेम टाइम, तो ये किस तरह से मुमकिन है? ये इस तरह से मुमकिन है कि हमारी जो टैबलेट्स हैं, जैसा कि आयशा ने शुरू में कहा कि अब टेक्नोलॉजी, एआई, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रही हैं। हम पाकिस्तान में एड टेक या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन टैबलेट्स पर दुनिया भर से हमने सबसे बेहतर गेमिफाइड सॉफ्टवेयर जो दुनिया में अवेलेबल है उसको लिया है और उसको हमने सिंध, मिसाल के तौर पे सिंध एजुकेशन बोर्ड की सिलेबस के हिसाब से कस्टमाइज किया है और हमारे इस सॉफ्टवेयर को हमारे टैबलेट्स में हमने शामिल किया है। और इसके बेसिस पर हमारा कंटेंट भी, यानी सबक भी, और इन सम वेज हमारी टीचर भी हमारे टैबलेट में होती है। टैबलेट पर हर बच्चा जो है वो हेडफोन्स के साथ काम करना शुरू करता है और इस तरह वो जो टैबलेट और हेडफोन्स है वो हर बच्चे का इनफरादी एक क्लास बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 18 से 24 महीनों में हमने ये दिखाया है कि 18 से 24 महीनों में हम एक बच्चे को क्लास 0 से, 0 से लेकर इंशाल्लाह क्लास 4 या 5 तक का सिलेबस जो है उर्दू, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स में पढ़ा सकते हैं। अच्छा फरहान साहब, इफ इट्स डूएबल कि 5 से 6 साल की तालीम जो है उसको 2 साल में कवर किया जा सकता है, डू यू थिंक कि ये मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर भी चलाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो एजुकेशन में भी 3 मेजर मसाइल हैं। एक है एक्सेस, यानी बच्चों को स्कूल पहुंचाना या बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना। सेकंड इज क्वालिटी, कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टिंग स्कूल में पढ़ाई जा रही है और खास तौर पे हुकूमत के स्कूलों में और सेमी प्राइवेट स्कूलों में, उसको वहां तक लाना जहां तक कि वो कारआमद साबित हो। और तीसरी बात है ट्रांसपेरेंसी, कि जो काम आप करने निकलें वो आप इंटेग्रिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरा करें। तो हम एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं और इसके साथ साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक इदारा है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उनके साथ हमने क्वालिटी पर भी काम करना शुरू किया है और इंशाल्लाह हम हुकूमत के स्कूलों में जाकर, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरा क्वालिटी के बारे में ही था। अगर फरहान साहब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता सकें या फिर मेरे सवाल का जवाब दे सकें। 2 साल में जब बच्चे अपनी 4 से 5 साल की तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो क्या क्वालिटी वही होती है जो एक ट्रेडिशनल स्कूल के 4 से 5 साल में पढ़ने वाले बच्चे की होती है, या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कमी कोताही रह जाती है? आई थिंक आयशा, इसका जवाब यह है कि एक्चुअली क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन की बेहतर है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं जी। एक नॉर्मल स्कूल में एक टीचर आके पूरे क्लास को एक ही सबक सिखाती है। उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, कुछ इतने ज़हीन नहीं होते और बल्क जो है वो एवरेज होते हैं, मगर टीचर तो एक ही लेसन पढ़ाती है। डिजिटल एजुकेशन में कोई भी बच्चा सबक पूरा नहीं कर पाता जब तक उसने उस सबक के हर स्टेप को अचीव नहीं किया है। तो इन दिस केस वी गिव 100% अचीवमेंट ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग। ज्यादा हो जाता है। अच्छा फरहान साहब, एक तो ये बताते चलें कि आपने अभी तक इन डिजिटल और गेम बेस्ड लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स और तरीक़ाकार एजुकेशन के, इसमें से सबसे ज़्यादा स्पीडी रिजल्ट्स किन में देखें? और दूसरा, क्योंकि वाइडर ऑडियंस जब पार्टिसिपेट करना चाहेगी इस मिशन में, जो आपका मिशन है, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा आपके इस मिशन में, तो डोनेशंस का, पार्टिसिपेशन का हमारे लिए क्या तरीका कार है कि हम किस तरह से आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मिशन में? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। हमारी वेबसाइट जो है teachtheworldfoundation.org, अगर आप उस पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। हम आपको ये भी बताएं कि हमारे एक शरिया एडवाइज़र भी हैं और इस वक्त वो लोग जो हमें ज़कात से हमारी मदद करना चाहते हैं वो इस मिशन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 90% हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं वो और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो ज़कात की हकदार हैं।
तो रमज़ान के महीने में ज़रूर इसको मद्देनजर रखें। आप हमारे साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं, आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, और अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ मिलके काम करने को भी कंसिडर कीजिए। मकसद जो है ना फरहान साहब, वो यही है आपके साथ ये सेगमेंट करने का कि जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, या फिर वो लोग जो ज़कात देना चाहते हैं या फिर हेल्प आउट करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को जो दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा कर रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में हम बात करें, हम उस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें कहा जाता है इक़रा, पढ़ने की इतनी ज़्यादा अहमियत, तो डेफिनेटली जो जितनी ज़्यादा हेल्प करेगा उसको उतना ही सवाब मिलेगा। हमारी स्क्रीन के ऊपर ईमेल्स और जो नंबर्स हैं वो भी चल रहे हैं, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, वो इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। फरहान साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इस नेक काम की, और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम भी आपकी तरह जो है ना दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसके साथ ही ट्रांसमिशन का हुआ चाहता है इख्तिताम इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके बाकी के रमज़ान जितने दिन रह गए हैं वो बहुत अच्छे से गुजरें, आपकी इबादत मज़ीद मौसर हों, आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़ीद अच्छा हो। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।